इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीती रात सीमा पर फिर नापाक साजिश। पाकिस्तान ने पुंछ और बालाकोट सेक्टर में बीएसएफ की 10 पोस्ट पर फायरिंग की। पुंछ के सब्जिया और केरनी में सीमा पार से गोलीबारी हुई। फायरिंग में एक महिला और 2 जवानों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिकी सीनेटर्स से मुलाकात कर फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। शरीफ ने कहा कि मसले का हल यूएन में प्रस्ताव के आधार पर होना चाहिए। कश्मीर के लोगों को भी इसका हिस्सा बनाए जाने की मांग की। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को भारत पाक सीमा पर जारी तनाव और हालात की जानकारी दी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के राजदूतों को इस्लामाबाद में ये जानकारी दी गई। सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र से भारत पाक संघर्ष विराम उल्लंघन की निगरानी की मांग की है। अजीज ने कहा कि भारत की ओर से जारी फायरिंग में कई पाक नागरिकों की मौत भी हुई है। सरताज अजीज ने यूएन के सामने रोना रोया। अजीज ने कहा कि भारत की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन और भड़काऊ बयान शांति कोशिशों के लिए बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आर्मी का एक जवान शहीद हो गया। आर्मी आतंकियों में काफी देर तक मुठभेड़ जारी रही। आर्मी को आतंकियों के हंदवाड़ा में होने की खबर मिली, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास लुटेरों ने एक आईटीबीपी के जवान को चलते ऑटो से फेंक दिया। बदमाशों ने जवान से लूटपाट के बाद मारपीट भी की। जितेंद्र नाम का यह जवान दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अपने घर गाजीपुर जा रहा था। रास्ते में ऑटो में सवार 4 लोगों ने उसके साथ लूटपाट की। बदमाशों ने आईटीबीपी जवान से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कीमती सामान और कैश छीन लिया। दिल्ली के मंडावली थाने में लूटपाट और मारपीट का मामला दर्ज हो गया है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस के सामने चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर आराम से 50 एलईडी टीवी अपनी गाड़ी में रखकर आराम से निकल गए। एक इनोवा कार से 5-6 लोग आते हैं। अपनी गाड़ी को वो सड़क किनारे एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के सामने खड़ी करते हैं। फिर गाड़ी से उतरकर वो एक दुकान में घुस जाते हैं। एक एक करके ये लोग 50 एलईडी टीवी उठाकर अपनी गाड़ी में रखते हैं। इस 40 मिनट के दौरान पुलिस की जिप्सी भी सामने से गुजरती है, लेकिन पुलिस को इसके करतूत की भनक तक नहीं लगती। शोरूम के मालिक को जब चोरी की खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तफ्तीश में लगी है, लेकिन उसकी लापरवाही भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पंजाब के बटाला में एक एसपी ने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एसपी बरजिंदर सिंह अपने 2 बच्चों पत्नी के साथ सरकारी आवास में रहते थे। सोमवार की शाम बरजिंदर सिंह ने खुद को गोली मारी। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस मामले में आज जा सकता है फैसला। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की से 2010 में अगवा करके हुआ था गैंगरेप। 10 अक्टूबर को आना था फैसला, लेकिन आदेश तैयार नहीं होने की वजह से टल गया। बहस इसी साल 2 जून को शुरू हुई और 8 सितंबर को पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कुल 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, आपराधिक धमकी और अपहरण के आरोप हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाखापट्टनम जाएंगे और हुदहुद तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री हालात का जायजा लेने के बाद राज्य को जरूरी मदद का भी ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्विटर पर दी थी विशाखापट्टनम दौरे की जानकारी। महातूफान हुदहुद की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले पीएम मोदी ने कल चक्रवाती तूफान हुदहुद को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में हुदहुद से होने वाले नुकसान और राहत बचाव कार्य को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। हुदहुद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तूफान प्रभावित राज्यों के सीएम से बात की। हुदहुद कमजोर पड़ा तो विशाखापट्टनम में लोग काम के लिए बाहर निकले। शहर के कई इलाकों में हुदहुद से हुई तबाही के निशान दिखे। ओडिशा में हुदहुद तूफान का कोई खास असर नहीं दिखा। हालांकि एहतियातन गोपालपुर में मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने नहीं गए। हुदहुद के चलते झारखंड के जमशेदपुर में हुई भारी बारिश से शहर पानी पानी हो गया। ताइबा नगर के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया और लाखों का नुकसान भी हुआ। जमशेदपुर में तेज बारिश के चलते कई घरों की दीवारें भी टूट गई। स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पास के गांव में पानी भर गया। हुदहुद का असर यूपी के कई शहरों में भी देखने को मिला। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और गोंडा में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। खबर है कि 15 अक्टूबर के बाद डीजल ₹2.5 और पेट्रोल करीब ₹1 सस्ता करने की तैयारी हो रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है। आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में 1.5% की गिरावट, वहीं खाद्य महंगाई दर भी घटकर 8.59% हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान करीब 4,500 अफसर और 34,000 पुलिस के जवान तैनात रहे। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को। हरियाणा में 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 40, आईएनएलडी को 31, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6, बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। हरियाणा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सिरसा से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की तारीफ की थी। इससे पहले अमित शाह और सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात की थी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को। 2009 की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62, बीजेपी को 46, शिवसेना को 45, एमएनएस को 13 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 40 गई थी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में आखिरी उम्मीद बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम का गुजरात को लेकर विशेष प्रेम ठीक नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि एमएनएस को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हालत ये थी कि हमारी पार्टी के लोगों ने भी मोदी के लिए वोट किया। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर दी गई पीएम मोदी की स्पीच का महाराष्ट्र के कई चैनलों पर रिपीट टेलीकास्ट हुआ। इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। मेडिसन स्क्वायर पर दी गई पीएम की स्पीच का बुधवार को महाराष्ट्र के लोकल चैनल्स पर प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया गया। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि कई चैनलों ने पीएम मोदी के भाषण को बिना ये बताए दिखा दिया कि वो एक विज्ञापन था जो पैसे देकर चलवाया गया। उधर बीजेपी ने कहा कि मेडिसन स्क्वायर का कार्यक्रम निजी था। इसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आयोजित किया था, इसलिए अपने स्टार प्रचारक के भाषण के इस्तेमाल का उसे पूरा हक है। बीजेपी से तालमेल की जिम्मेदारी का काम आरएसएस ने अब सुरेश सोनी से छीन लिया है। अभी ये काम आरएसएस के लिए कृष्ण गोपाल करेंगे। आरएसएस ने बीजेपी से तालमेल का जिम्मा संभालते रहे सुरेश सोनी को सर संघ चालक पद से भी हटा दिया है। उन्हें संघ में मार्गदर्शक बना दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गाज कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर पर गिरी है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। पीएम ने शशि थरूर को स्वच्छता अभियान से जोड़ा था, जिसे कबूल करते हुए थरूर ने अभियान की तारीफ भी की थी, लेकिन कांग्रेस को यह बात नागवार गुजरी। थरूर को प्रवक्ता पद से हटाए जाने का केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है। केरल के कांग्रेस नेताओं ने कहा कि थरूर पर कार्रवाई जरूरी है। शशि थरूर ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें पार्टी का आदेश मंजूर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बयानों को लेकर उनका पक्ष लिया जाता तो अच्छा रहता। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राकेश बिरला ने बीजेपी की एक पार्षद पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप रोहिणी सेक्टर 3 की बीजेपी पार्षद पर है। दोनों गुटों में हुई मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए हैं। थाने में दोनों तरफ से शिकायत दी गई है। पुलिस अभी तक केस दर्ज नहीं कर पाई है। निगम पार्षद के मुताबिक वो इलाके में सफाई करवा रही थी, तभी राखी ने वहां पर आकर हंगामा शुरू कर दिया। राखी पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। मेरठ के लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़ित लड़की ने गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन होने से इंकार कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि उसके परिजनों ने कुछ लोगों से पैसे लेकर इस तरह के बयान दिलवाए थे। उसके परिजनों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। अभी ये साफ नहीं हुआ कि पैसे देने वाले लोग कौन थे। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी सनाउल्लाह के साथ गई थी। पीड़ित ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताया। फिलहाल उसे नारी निकेतन भेज दिया गया है। इससे पहले 23 जुलाई को खरखौदा इलाके के सरावा गांव के इस लड़की ने गांव के प्रधान और सनाउल्लाह नाम के शख्स पर अपहरण, गैंगरेप और फिर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। लखनऊ में कंप्यूटर टीचर्स पर पुलिस का कहर टूटा। विधानसभा के सामने अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे कंप्यूटर टीचर्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। यूपी के आध्यात्मिक स्कूलों में काम करने वाले लगभग 4000 टीचर समायोजन की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई। पुलिस की कार्रवाई में कई टीचर घायल हो गए। इनमें महिला टीचर भी शामिल हैं। टीचर्स में पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा है और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आगरा में 2 सिपाहियों को स्टाइलिश वर्दी पहनने के चलते सस्पेंड कर दिया गया। ये दोनों सिपाही आगरा के पर्यटन थाने में तैनात हैं।
आरोप है कि एक आईजी के राउंड पर होने के दौरान एक ने गोगल्स लगा रखा था तो दूसरे ने टाइट पैंट पहन रखी थी। वर्दी के हिसाब से ना दोनों ने टोपियां भी नहीं पहन रखी थी। यूपी के कानपुर में एसटीएफ ने 14 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले शूटर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद। संजीव नाम के इस युवक की पुलिस को हत्या के 2 मामलों में तलाश थी। इस पर 25,000 का इनाम था। ये दिल्ली के कुख्यात नीरज बावनिया गैंग का एक्टिव मेंबर है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक दूध कारोबारी को गोली मार दी। उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाई गई। राजस्थान के कोटा में इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने रात में पुलिस का रियलिटी चेक किया। 10 बजते ही पुलिस वाले थाने में शराब पीते और सोते नजर आए। वहीं हाईवे पर तैनात पुलिस वाले अपनी जीप में धड़ल्ले से सोते नजर आए। इनका वायरलेस सेट बजता रहा लेकिन इनकी नींद नहीं टूटी। रांची में सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने एक नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया। मुखलाल महतो नाम के इस नक्सली के पास से काफी मात्रा में असलाहा भी बरामद किया गया है। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद भड़के हिंसा के दौरान आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराने का मामला सामने आया। कुछ तस्वीरों के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा है। ये तस्वीर 6 अक्टूबर की है। श्रीनगर के ईदगाह मैदान में नमाज के बाद गाजा पट्टी में इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान 2 युवक आईएसआईएस का झंडा लहराते हुए नजर आए। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। इसे लेकर आईबी के अफसरों की दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय में इस मामले को लेकर राज्य सरकार के संपर्क में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोग जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल से नदी पार करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इस जोखिम को रोज उठाते हैं। दरअसल ये पुल कुछ वक्त पहले टूट गया था। उसके बाद से प्रशासन ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई। अब लोग प्रशासन से इसे जल्द बनवाने की मांग कर रहे हैं। साई विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इंकार कर दिया। इसके बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद के खिलाफ दायर अर्जी मुंबई के साई धाम ट्रस्ट ने वापस ले ली। साई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता। जज ने कहा कि कोई शिकायत है तो निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए। दरअसल साई धाम ट्रस्ट ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के उस बयान के खिलाफ अर्जी दी थी जिसमें मंदिरों से साई प्रतिमाएं हटाने की बात कही गई थी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। शुक्रवार को सुनवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो बेंगलुरु जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया। सूत्रों से खबर है कि अगर तमिलनाडु सरकार कर्नाटक से गुजारिश करे तो जयललिता को तमिलनाडु की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। अब आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर रेल के ऐप के जरिए भी रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आईआरसीटीसी ने अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज रियलिटी कंपनी डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों के शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर 3 साल के लिए बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। इन पर आईपीओ में जानकारी छिपाने का आरोप है। ईडी ने फ्लिपकार्ट को 1000 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भेजा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर फेमा के उल्लंघन का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने फ्लिपकार्ट पर सीधे रिटेल कारोबार का आरोप लगाया, जबकि ई कॉमर्स में सीधे रिटेल कारोबार की इजाजत नहीं है। ऐसा करना फेमा का उल्लंघन है।